नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींद वाली कहानी में, जहां हर कहानी आपके सपनों में रोशनी या रहस्य भर देगी। भैरवपुर की कहानी, एक गांव, एक मां और उसकी बेटी जिसने पूरी सोच बदल दी। क्या डर और पुरानी परंपराएं सच में बदल सकती हैं? देखिए, पढ़िए कैसे धौली और गुड़िया ने साहस और सवाल पूछने की ताकत से गांव में न्याय और बदलाव ला दिया। हम हर 3 दिन में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई कहानी मिस ना करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमें कहाँ और किस समय देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुएं की मुंडेर। धूप अभी पूरी तरह चढ़ी नहीं थी, लेकिन गांव भैरवपुर जाग चुका था। मुर्गे की बांग, दूर खेतों से आती बैलों की घंटियां और कुएं के पास औरतों की धीमी बातचीत, यही भैरवपुर की सुबह थी। ये गांव नक्शे में भले ही छोटा था, पर उसके नियम बहुत बड़े थे। पीढ़ियों से चले आ रहे बिना लिखे, बिना सवाल किए गए नियम। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, पत्थरों से बना, ऊपर नीम की डाल झुकी हुई और चारों तरफ चिकनी हो चुकी मुंडेर। इतनी चिकनी कि लगता था जैसे हजारों हाथों ने उसे रोज छुआ हो। पर वो कुआं एक नहीं था, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। मुंडेर के इस पार ऊंची जातियों की औरतें, साफ पीतल के घड़े, रंगीन साड़ियां, माथे पर सिंदूर। मुंडेर के उस पार दलित बस्ती की औरतें, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन, फीके कपड़े और आंखों में एक पुरानी सावधानी। कुआं एक था, पानी एक था, पर हक अलग अलग। ये बंटवारा इतना पुराना था कि किसी को अजीब नहीं लगता था। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, जैसे बारिश में मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे ही कुएं का ये नियम कुदरती मान लिया गया था। उस सुबह भी सब वैसा ही था। शारदा काकी ने रस्सी खींचते हुए कहा, आज पानी ज्यादा ठंडा लग रहा है। कमला ने हंसते हुए जवाब दिया, सावन आने वाला है तभी। उसी वक्त मुंडेर के उस पार धौली ने अपने घड़े में रस्सी डाली। वो करीब 30 साल की थी, दुबली, सांवली, आंखों में एक स्थिर थकान। उसकी छोटी बेटी पास ही मिट्टी में लकीरें खींच रही थी। बच्ची का नाम था गुड़िया। गुड़िया की उम्र 7 साल थी। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि कुआं 2 हिस्सों में क्यों बटा है। वो कभी इस पार जाती, कभी उस पार। कोई उसे डांट देता, कोई चुपचाप उसे खींचकर पीछे कर देता। आज गुड़िया ने देखा, इस पार की औरतें हंस रही थीं। उनके घड़े चमक रहे थे, उनके हाथों में चूड़ियां खनक रही थीं। गुड़िया को प्यास लगी थी। वो उठी, अपनी नंगे पांवों से कुएं की मुंडेर की ओर चली और बिना कुछ सोचे इस पार आकर खड़ी हो गई। चारों तरफ अचानक खामोशी छा गई। कमला का हाथ रस्सी पर रुक गया। शारदा काकी की नज़र गुड़िया पर टिक गई। एक औरत ने धीमे से कहा, अरे ये इधर क्या कर रही है? धौली की सांस अटक गई। वो दौड़कर आगे बढ़ी। गुड़िया उधर आ, कितनी बार समझाया है। लेकिन गुड़िया ने सवाल पूछ लिया था, बहुत छोटा, बहुत सीधा, बहुत खतरनाक सवाल। उसने मुंडेर की लकीर की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, ये लाइन क्यों है? कोई जवाब नहीं आया। गुड़िया ने फिर पूछा, पानी तो एक ही है ना? अब भी कोई नहीं बोला। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे कोई पहेली मिली हो। अगर पानी एक है तो हम अलग क्यों? ये सवाल कुएं में नहीं गिरा, ये सवाल सीधे लोगों के भीतर गिरा। शारदा काकी ने गुस्से में कहा, इस बच्ची को यहां से ले जाओ। धौली ने गुड़िया को पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, चल घर चल। पर गुड़िया ने आखिरी बात कह दी, माँ, क्या मैं गंदी हूं? धौली का हाथ कांप गया। उसने बेटी को सीने से लगा लिया, पर जवाब नहीं दे पाई। कुएं के पास हवा भारी हो गई थी। कोई औरत जल्दी जल्दी पानी भरकर चली गई, कोई नजरें चुराने लगी। उसी वक्त दूर से एक आदमी ये सब देख रहा था। वो था रामवृक्ष मास्टर, गांव का पुराना शिक्षक। सफेद धोती, धूसर कुर्ता, आंखों पर मोटा चश्मा। लोग कहते थे, मास्टर बहुत पढ़ा लिखा है पर ज्यादा बोलता नहीं। असल में रामवृक्ष मास्टर ने बोलना छोड़ दिया था सालों पहले। वो रोज सुबह कुएं के पास से गुजरता था, कभी नहीं रुकता। आज वो रुक गया। उसने गुड़िया की आंखों में देखा, फिर मुंडेर की उस लकीर को देखा जो पत्थर पर नहीं, लोगों के दिमाग में खिंची हुई थी। रामवृक्ष मास्टर ने कुछ नहीं कहा,
पर उसकी आंखें भर आईं। धौली गुड़िया को लेकर तेज कदमों से बस्ती की ओर चली गई। लोग धीरे धीरे अपने अपने रास्ते चल दिए। कुआं फिर से खामोश हो गया, पर सवाल वहीं रह गया। शाम को भैरवपुर में चर्चा शुरू हो गई। चाय की दुकान पर किसी ने कहा, आज कुएं पर बड़ी बदतमीजी हुई। किसी ने जवाब दिया, अरे बच्ची है, समझ नहीं है। तीसरा बोला, समझ नहीं है तभी तो खतरनाक है। सरपंच हरिनाथ ने हुक्का रखते हुए कहा, ज्यादा बात बढ़ी तो ठीक नहीं, रिवाज है, यूं ही चलते आए हैं। पर उसी रात धौली की झोपड़ी में गुड़िया बुखार में जल रही थी। वो बार बार बड़बड़ा रही थी, माँ लाइन क्यों है? धौली उसकी पेशानी पर गीला कपड़ा रखती रही। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। उसने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ कुएं का सवाल नहीं है, ये उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और भैरवपुर को अभी ये पता नहीं था कि 7 साल की एक बच्ची ने आज उस कुएं में पत्थर नहीं, आईना फेंक दिया है। सवाल का फैलाव। भैरवपुर में सुबह देर से आती थी। सूरज निकल आता, लेकिन गांव की आंखें तब खुलती जब पहली अफवाह जन्म लेती। उस दिन भी कुछ वैसा ही हुआ। धौली की झोपड़ी से उठता धुएं का पतला सा गुबार, गुड़िया का बुखार और कुएं पर हुआ सवाल, तीनों मिलकर हवा में घुल चुके थे। सबसे पहले खबर पहुंची मंगरू चाय वाले की दुकान पर। सुना? एक आदमी ने कुल्हड़ रखते हुए कहा, कल कुएं पर उस बस्ती की लड़की इधर आ गई थी। मंगरू ने भौहें चढ़ाईं। कौन? धौली की? हाँ वही। और पूछती है, लाइन क्यों है? दुकान में हल्की हंसी गूंज गई। कोई बोला, अरे बच्ची है, मासूम है। दूसरे ने चाय सुड़कते हुए कहा, मासूम सवाल ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ये बात जब सरपंच हरिनाथ तक पहुंची तो वो नाराज नहीं हुआ, वो चिंतित हुआ। हरिनाथ कोई क्रूर आदमी नहीं था। 50 पार कर चुका, माथे पर बल और आवाज में आदेश कम, आदत ज्यादा थी। उसने अपने बेटे रघुवीर को बुलाया। कल कुएं पर क्या हुआ था? हरिनाथ ने पूछा। रघुवीर हंस दिया। कुछ नहीं बाबूजी, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन रहा है। बतंगड़ कैसे बनता है ये तू अच्छे से जानता है, हरिनाथ ने सख्ती से कहा। आज बच्चे ने पूछा है, कल कोई बड़ा पूछेगा। रघुवीर ने कंधे उचकाए। तो पूछने दो, पर नियम तो नहीं बदलेंगे। हरिनाथ चुप हो गया। उसे याद आया, जब वो खुद छोटा था तो उसने भी एक बार अपने पिता से पूछा था, हम उधर क्यों नहीं जाते? और उसके पिता ने क्या कहा था? क्योंकि ऐसा ही है। उसी दिन से हरिनाथ ने सवाल पूछना छोड़ दिया था। दोपहर तक बात दलित बस्ती में फैल चुकी थी। धौली की झोपड़ी के बाहर कुछ औरतें जमा थीं। गुड़िया अब भी बुखार में थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें अधखुली। एक बूढ़ी औरत बोली, अच्छा नहीं किया तूने धौली, बच्ची को समझाना चाहिए था। धौली का गला सूख गया। समझाना क्या, उसने तो बस पूछा। यही तो गुनाह है, दूसरी औरत ने कहा। हमारे बच्चे सवाल नहीं पूछते। धौली ने पहली बार सिर उठाकर कहा, क्यों नहीं पूछते? सन्नाटा छा गया। कोई जवाब नहीं था। शाम होते होते ये सवाल ऊंची जाति की गलियों में भी पहुंच गया। शारदा काकी अपनी बहू से कह रही थी, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ बाप ने ढील दे रखी है। बहू ने धीमे से पूछा, पर काकी, अगर बच्ची का सवाल सही हो तो? शारदा काकी ने घूर कर देखा। सही गलत हम तय नहीं करते, रिवाज तय करते हैं। उसी वक्त रामवृक्ष मास्टर अपने कमरे में बैठे थे। दीवारों पर धूल जमी किताबें, एक कोने में टूटी कुर्सी और खिड़की से दिखता वही कुआं। मास्टर ने अपनी डायरी खोली। सालों बाद पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी। तीसरे पन्ने पर उसने लिखा, आज एक बच्ची ने वो पूछा जो मैंने 30 साल पहले सोचा था, और तब भी चुप रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया कैसे उसने एक बार स्कूल में जाति पर कविता पढ़ाई थी, कैसे अगले दिन उसे चेतावनी मिली थी कि मास्टर ज्यादा पढ़ाओ मत। उस दिन से रामवृक्ष मास्टर ने पाठ पढ़ाया, पर सच नहीं। उधर रात को गुड़िया का बुखार बढ़ गया। धौली उसे लेकर वैद्य हरखू के पास पहुंची। वैद्य ने नाड़ी देखी, सिर हिलाया। डर से बुखार है, धौली ने रोते हुए कहा। डर किस बात का? हरखू ने कुएं की दिशा में देखा। जो समझ नहीं आता वही सबसे ज्यादा डराता है। गुड़िया ने आंखें खोली, कमजोर आवाज में बोली, माँ, अगर मैं उस पार चली जाऊं तो क्या कुआं गंदा हो जाएगा? धौली ने उसका माथा चूम लिया। नहीं बेटा,
तो लोग गंदे हो जाते हैं? गुड़िया ने पूछा। धौली फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन गांव के स्कूल में कुछ अजीब हुआ। राम वृक्ष मास्टर ने बच्चों से किताब बंद करवाकर पूछा, अगर पानी सबके लिए एक है तो हम अलग क्यों? बच्चे चुप रहे। एक लड़के ने कहा, क्योंकि बड़ों ने कहा है। एक लड़की बोली, क्योंकि ऐसा हमेशा से होता आया है। मास्टर ने सिर हिलाया, और अगर हमेशा गलत हुआ हो तो? बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उसी शाम सरपंच के घर बैठक बुलाई गई। हरिनाथ ने कहा, ये बात यहीं खत्म होनी चाहिए। एक बुजुर्ग बोला, अगर नहीं हुई तो? हरिनाथ ने गहरी सांस ली। तो कुआं नहीं, गांव टूटेगा। दूर कहीं कुएं के मुंडेर पर नीम के पत्ते सरसराए, जैसे वो भी पूछ रहे हों, लाइन क्यों है? भैरवपुर में बदलाव कभी सीधे नहीं आता था। वो पहले कानों में फुसफुसाता, फिर आंखों में चुभता और अंत में दिलों को डराता। गुड़िया का सवाल अब सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं रहा था। सुबह सुबह स्कूल जाते बच्चों के बीच एक नई बात चलने लगी। अगर हम सब एक ही पानी पीते हैं, एक लड़का बोला, तो अलग क्यों बैठते हैं? एक दूसरे ने डपट दिया, चुप रह, मास्टर की बातें घर ले जाएगा क्या? लेकिन सवाल चुप नहीं रहे। दलित बस्ती में पहली बार औरतें आपस में धीरे नहीं, साफ आवाज में बात करने लगीं। धौली अब चुप नहीं थी। वो बस्ती के बीच खड़ी होकर बोली, हम अपने बच्चों को डर सिखा रहे हैं, कल वे हमसे भी डरेंगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, डर में ही तो जिंदगी निकली है। धौली ने जवाब दिया, जिंदगी निकली है पर जी नहीं पाए। ये बात किसी ने ऊंची जाति की गली में पहुंचा दी। शाम होते होते सरपंच हरिनाथ के घर फिर से लोग जुटे। रघुवीर झुंझलाया हुआ था, बाबूजी, अब ये औरतें भी बोलने लगी हैं। हरिनाथ ने थकी हुई आंखों से देखा। बोलना बुरा नहीं है, सुनना मुश्किल है। एक जमींदार बोला, अगर आज कुएं पर छूट दी तो कल मंदिर में घुसेंगे। दूसरा बोला, फिर हमारे घरों में भी। हरिनाथ ने मेज थपथपाई, डर के आगे मत भागो, समस्या कुएं की नहीं, नजर की है। लेकिन डर फैल चुका था। उसी रात धौली ने फैसला किया। सुबह होते ही वो गुड़िया को गोद में लेकर कुएं की ओर चली। बस्ती की औरतें पीछे पीछे थीं। कोई रो रही थी, कोई कांप रही थी, कोई बस चल रही थी। कुएं पर पहुंची तो ऊंची जाति की औरतें पहले से मौजूद थीं। हवा थम गई। धौली ने आगे बढ़कर उसी पार कदम रखा। शारदा काकी चिल्लाई, रुक जा। धौली रुकी नहीं। उसने रस्सी उठाई, घड़ा नीचे गया, पानी ऊपर आया। कुआं खामोश रहा। पानी साफ था, कुछ भी नहीं टूटा, लेकिन लोगों के भीतर कुछ दरक गया। अब तो गंगा नहानी पड़ेगी, किसी ने कहा। कुआं अपवित्र हो गया, किसी ने चिल्लाया। धौली ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, अगर मैं अपवित्र हूं तो मेरी बेटी को पढ़ाने क्यों भेजते हो? कोई जवाब नहीं था। इसी बीच रामवृक्ष मास्टर आ गए। उन्होंने सबके सामने कहा, कानून कहता है पानी सबका है। रघुवीर आगे आया, कानून किताबों में अच्छा लगता है मास्टर। मास्टर ने शांत स्वर में कहा, और अन्याय सदियों में। गुड़िया ने मां से घड़ा लेकर एक घूंट पानी पिया और मुस्कुराई। वो मुस्कान भैरवपुर के इतिहास में पहली दरार थी। दोपहर तक गांव दो हिस्सों में बंट चुका था, कुएं की तरह, और सबको पता था अब पीछे लौटना आसान नहीं है। भैरवपुर में पंचायत कोई इमारत नहीं थी, वो एक जगह थी जहां सच से ज्यादा डर बैठता था। पीपल के नीचे चटाइयां बिछाई गईं, हुक्के सुलगने लगे, लाठी टेकते बुजुर्ग आ बैठे। औरतें दूर खड़ी रहीं, जैसे फैसला उनके लिए हो ही नहीं। कुएं की घटना के बाद पहली बार इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। सरपंच हरिनाथ बीच में बैठे थे। चेहरे पर सख्ती थी, पर आंखों में उलझन। उनके दाएं जमींदार भोला सिंह और बाएं पंडित शेषनाथ। रघुवीर सामने खड़ा था, छाती तनी हुई, आंखों में आग। सबसे आखिर में पीपल की छाया के किनारे रामवृक्ष मास्टर बैठे थे, चुप, स्थिर, अकेले। हरिनाथ ने गला साफ किया, आज पंचायत इसीलिए बुलाई गई है कि कुएं पर जो हुआ वो फिर न हो। धौली को आगे बुलाया गया। वो पहली बार इतने लोगों के सामने खड़ी थी। पैर कांप रहे थे, पर आवाज नहीं। भोला सिंह ने ताना मारा, औरत होकर मर्यादा भूल गई। धौली ने सिर उठाया, मर्यादा किसकी ठाकुर साहब, पानी की या इंसान की? भीड़ में खुसुर फुसुर हुई। पंडित शेषनाथ बोले, शास्त्रों में साफ लिखा है, सबका स्थान तय है। रामवृक्ष मास्टर ने धीरे से कहा, शास्त्र इंसान ने लिखे हैं पंडित जी, प्यास भगवान ने। सन्नाटा छा गया। रघुवीर आगे आया,
मास्टर, आप भड़काने का काम कर रहे हैं। मास्टर मुस्कुराए। मैं सवाल दोहरा रहा हूं, आग नहीं लगा रहा। हरिनाथ ने लाठी टेकते हुए कहा, बस फैसला ये है, कुएं पर पुराना नियम ही चलेगा। धौली का दिल बैठ गया। तभी एक पतली सी आवाज गूंजी, क्यों? सब मुड़े। गुड़िया धौली के पीछे खड़ी थी। अगर पानी खराब नहीं हुआ तो हम खराब कैसे हो गए? उसने पूछा। पंचायत पहली बार एक बच्ची से हार गई। भोला सिंह गुस्से से बोला, इस बच्ची को यहां से हटाओ। रामवृक्ष मास्टर उठ खड़े हुए, नहीं, आज जवाब मिलेगा। हरिनाथ की आवाज कांप गई, मास्टर, आप हालात बिगाड़ रहे हैं। हालात बिगड़े हुए हैं सरपंच, मास्टर ने कहा, हम सिर्फ देख रहे हैं। भीड़ में से एक जवान किसान बोला, मेरी माँ भी उधर की है, तो क्या मैं भी आधा गंदा हूं? ये पहली दरार नहीं, ये पहली आवाज थी। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। गांव में पुलिस बहुत कम आती थी। सब चौंक गए। 2 सिपाही और एक दारोगा उतरे। दारोगा ने पूछा, यहां क्या हो रहा है? हरिनाथ आगे बढ़े, छोटी सी बात है साहब। दारोगा की नजर गुड़िया पर पड़ी। क्या बात है बच्ची? उसने पूछा। गुड़िया ने वही सवाल दोहराया। दारोगा चुप हो गया। उसने कागज निकाला। कानून कहता है सार्वजनिक जल स्रोत सबके लिए हैं। भीड़ में हलचल मच गई। भोला सिंह चिल्लाया, कानून शहरों में चलता है। दारोगा ने सख्त स्वर में कहा, कानून हर जगह चलता है। पहली बार सरपंच हरिनाथ ने अपने हाथ ढीले पड़ते महसूस किए। पंचायत टूट गई, कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक बात तय हो गई, अब ये सिर्फ गांव का मामला नहीं रहा। शाम को कुएं पर कोई नहीं गया, जैसे सब डर रहे हों कि पानी नहीं, सच ऊपर आ जाएगा। धौली रात को गुड़िया के साथ लेटी थी। माँ, मैंने कुछ गलत किया? गुड़िया ने पूछा। धौली ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, तूने शुरुआत की है। बाहर पीपल के पत्ते हिल रहे थे। गांव की नींव धीरे धीरे सरक रही थी। भैरवपुर अब नक्शे पर एक था, पर दिलों में 2 हिस्सों में बंट चुका था। सुबह कुएं पर सन्नाटा था। न ऊंची जाति की औरतें आईं, न बस्ती की। जैसे सबने तय कर लिया हो, जब तक फैसला ना हो प्यास सह लेंगे। लेकिन प्यास से ज्यादा डर तेज था। रघुवीर अपने दोस्तों के साथ गली गली घूम रहा था। अगर आज छोड़ दिया, वो कह रहा था, तो कल सब बराबरी मांगेंगे। एक युवक बोला, बराबरी बुरी थोड़ी है। रघुवीर ने घूर कर देखा, तू किस तरफ है? युवक चुप हो गया। उधर धौली की झोपड़ी के पास कुछ पत्थर पड़े मिले। एक कागज लिपटा था, सीमा याद रखो। धौली ने कागज पढ़ा और चुपचाप जला दिया। उसकी आंखों में डर था, पर अब पीछे हटने की जगह नहीं थी। शाम को रामवृक्ष मास्टर के घर किसी ने दरवाजा पीटा। वो खोले तो सामने सरपंच हरिनाथ खड़े थे। मास्टर, उन्होंने थकी आवाज में कहा, आपको ये लड़ाई क्यों लड़नी है? मास्टर ने कुर्सी दी, क्योंकि मैंने इसे 30 साल पहले छोड़ दिया था। हरिनाथ चुप रहे। मास्टर ने कहना शुरू किया, एक बार मैंने भी सवार उठाया था, एक लड़के के लिए। उसे स्कूल में पानी नहीं पीने दिया गया था। फिर? हरिनाथ ने पूछा। फिर मैंने समझौता किया। मास्टर की आंखें भर आईं, और उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया। आज वो कहाँ है नहीं जानता। हरिनाथ की आवाज टूट गई। मुझसे गांव टूटते देखा नहीं जाएगा, और मुझसे बच्चे टूटते नहीं देखे जाएंगे, मास्टर ने कहा। उधर रात में गुड़िया को फिर बुखार आया। धौली उसे लेकर सरकारी अस्पताल गई। डॉक्टर ने पूछा, डर किस बात का है? धौली ने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा, डर बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। अगले दिन एक अजीब बात हुई। ऊंची जाति की गली में एक बूढ़ी औरत, कुसुम दादी, कुएं पर आई। वो कांपते हाथों से घड़ा नीचे डालने लगी। सब देख रहे थे। वो मुंडेर के उस पार चली गई, पानी भरा और बोली, मैंने बहुत देर कर दी। लोग सन्न रह गए। रघुवीर चिल्लाया, दादी, ये आप क्या कर रही हैं? कुसुम दादी ने आंखें उठाईं। प्यास सबकी एक जैसी होती है बेटा। वो चली गई। उसके पीछे एक औरत और आई, फिर एक और। अब कुआं फिर से जिंदा हो रहा था, लेकिन साथ ही नफरत भी। रात को मास्टर के घर की दीवार पर कोयले से लिखा गया, चुप रहो। मास्टर ने पढ़ा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने डायरी खोली और लिखा, जब डर लिखने लगे समझो सच बोलने का वक्त आ गया। भैरवपुर में अब 2 गांव थे, एक जो बदलना चाहता था और एक जो डर रहा था, और दोनों एक ही जमीन पर सांस ले रहे थे।
भैरवपुर की हवा अब हल्की नहीं रही थी, वो भारी थी, जैसे किसी तूफान से पहले होती है। सुबह का समय था। कुएं पर फिर से लोग आने लगे थे, कुछ इस पार कुछ उस पार, बीच में खामोशी। धौली ने आज भी उसी पार से पानी भरा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कदम नहीं। अचानक किसी ने पीछे से घड़ा ठोकर मारकर गिरा दिया। घड़ा टूटा, पानी मिट्टी में समा गया। धौली ने पलट कर देखा, रघुवीर खड़ा था। बहुत हो गया, उसने कहा। सीमा भूलने की आदत पड़ गई है तुम्हें। धौली ने झुके बिना कहा, सीमा पानी में नहीं होती। रघुवीर का चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ उठाया, रुक। एक आवाज आई। रामवृक्ष मास्टर बीच में खड़े थे। औरत पर हाथ उठेगा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो बात कुएं से निकल जाएगी। भीड़ जमा होने लगी। कोई बोला, मास्टर को हटाओ। किसी ने पत्थर उठाया। तभी गुड़िया आगे आई। वो टूटे घड़े के पास बैठ गई। मिट्टी में बिखरे पानी को हथेली से छूते हुए बोली, ये पानी अब किसका है? सब चुप हो गए। रघुवीर की मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक पत्थर उछला। पत्थर मास्टर के सिर के पास से गुजर गया। अब हालात बिगड़ चुके थे। पुलिस बुलाओ, किसी ने चिल्लाया। लाठी उठी, धक्का मुक्की हुई। धौली ने गुड़िया को अपने पीछे छिपा लिया। रामवृक्ष मास्टर को धक्का लगा, वो गिर पड़े। खून उनकी भौं से बहने लगा। भीड़ ठिठक गई। सरपंच हरिनाथ दौड़ते हुए आए। बस, उनकी आवाज कांपी। आज अगर खून बहा तो भैरवपुर कभी नहीं बचेगा। सायरन की आवाज फिर गूंजी। पुलिस आई, लाठियां जलीं। भीड़ तितर बितर हो गई। रघुवीर को एक सिपाही पकड़ ले गया। हरिनाथ खड़े देखते रहे, जैसे वर्षों में पहली बार बेटे को बचाने का साहस न बचा हो। मास्टर को अस्पताल ले जाया गया। गुड़िया एम्बुलेंस के पीछे दौड़ी। मास्टर अंकल, वो चिल्लाई। मास्टर ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए। डर मत, सच इतना कमजोर नहीं। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, गहरी चोट नहीं है, पर आराम जरूरी है। धौली मास्टर के पास बैठी रही। माफ कीजिएगा, उसने कहा, मेरी वजह से। मास्टर ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारी वजह से। उधर थाने में रघुवीर गुस्से से भरा बैठा था। हरिनाथ आए। छोड़ दो इसे, रघुवीर बोला। हरिनाथ ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, नहीं। रघुवीर चौंक गया। अगर आज नहीं रुका, हरिनाथ ने कहा, तो कल मेरा बेटा नहीं बचेगा। रात को भैरवपुर में कर्फ्यू सा माहौल था। कुआं अंधेरे में अकेला खड़ा था। उसकी मुंडेर पर टूटे घड़े का टुकड़ा पड़ा था, जैसे एक सवाल अब भी वहीं अटका हो। और सब जानते थे, ये चिंगारी अब राख बनकर नहीं बुझेगी। भैरवपुर ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसका नाम गांव की चौपाल से निकलकर शहर की सुर्खियों तक पहुंचेगा। सुबह हुई तो कोने के पास पुलिस की जीप खड़ी थी। पीली रस्सी से इलाका घेरा गया था, जैसे पानी नहीं, कोई अपराध हुआ हो। लोग दूर से देख रहे थे, कोई पास नहीं आ रहा था। दोपहर तक पहला कैमरा पहुंचा। एक नौजवान रिपोर्टर माइक हाथ में कैमरे के सामने खड़ा था। ये है भैरवपुर, वो बोल रहा था, जहां एक बच्ची के सवाल ने गांव को दो हिस्सों में बांट दिया है। गांव वाले सहमे हुए थे। किसी ने कहा, अब तो इज्जत जाएगी। किसी ने कहा, अब तो सच आएगा। धौली गुड़िया का हाथ पकड़े दूर खड़ी थी। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप ही हैं जिनकी बेटी ने सवाल उठाया? धौली ने सिर हिलाया। आप डरती नहीं? रिपोर्टर ने पूछा। धौली ने गुड़िया की ओर देखा। अब डर से बड़ा सवाल है। ये क्लिप शाम तक हर मोबाइल में घूम रही थी। उधर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक हुई। ये मामला बिगड़ सकता है, डीएम ने कहा। इसे उदाहरण बनाना होगा। एक अधिकारी बोला, पर राजनीतिक दबाव है। डीएम ने जवाब दिया, बच्ची के सवाल से बड़ा कोई दबाव नहीं। रामवृक्ष मास्टर अस्पताल के बिस्तर पर अखबार पढ़ रहे थे। पहले पन्ने पर कुएं की तस्वीर थी। शीर्षक था, एक सवाल एक गांव। मास्टर ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें पता था अब पीछे लौटना नामुमकिन है। शाम को सरपंच हरिनाथ अस्पताल आए। मास्टर, उन्होंने धीमे से कहा, अब ये हमारे हाथ में नहीं रहा। मास्टर मुस्कुराए। सच कभी हाथ में नहीं रहता।
उधर रघुवीर को जमानत मिल गई। वो बाहर आया तो कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। क्या आप दोषी हैं? एक पत्रकार ने पूछा। रघुवीर ने गुस्से में कहा, यह सब गांव को बदनाम करने की साजिश है। ये बयान और आग बन गया। रात को भैरवपुर में पहली बार शहर की लाइटें चमकीं, मीडिया वैनों की। गुड़िया ये सब देखकर माँ से बोली, माँ, इतने लोग क्यों आए हैं? धौली ने कहा, तेरे सवाल को देखने। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, क्या अब लाइन मिट जाएगी? धौली के पास जवाब नहीं था। दूर कुएं के पास नीम के पत्ते हिल रहे थे। अब ये कहानी सिर्फ भैरवपुर की नहीं थी। भैरवपुर ने पहले कभी सरकारी कागजों को इतनी खामोशी से नहीं देखा था। सुबह सुबह तहसीलदार की गाड़ी आई, उसके पीछे पुलिस और 2 कर्मचारी। पीपल के नीचे फिर से पंचायत जमी, पर आज हुक्के नहीं थे, आवाजें नहीं थीं। तहसीलदार ने फाइल खोली, चश्मा ठीक किया और बिना इधर उधर देखे बोला, सरकार का आदेश है, कुआं सार्वजनिक है, किसी भी तरह का भेदभाव कानूनन अपराध है। गांव जैसे सांस रोककर बैठा था। भोला सिंह तमतमाया, साहब, ये हमारे रिवाज हैं। तहसीलदार ने नजर उठाई, रिवाज संविधान से ऊपर नहीं होते। एक कर्मचारी आगे बढ़ा, उसने कुएं की मुंडेर पर खिंची पत्थर की लकीर पर चूना लगा दिया। लकीर धीरे धीरे गायब हो गई। किसी औरत की सिसकी निकली, किसी ने राहत की सांस ली। रघुवीर दांत पीसता रहा। धौली की आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं। गुड़िया मुंडेर के पास गई, जहां लाइन थी वहां उंगली फिराई। मां, वो बोली, अब कुछ भी नहीं है। रामवृक्ष मास्टर धीरे धीरे आगे आए। ये आदेश कागज का है, उन्होंने कहा, अब इसे दिल का बनाना है। तहसीलदार ने सिर हिलाया, हम निगरानी रखेंगे। गाड़ी चली गई, लेकिन गांव वहीं रह गया। शाम को पहली बार दोनों तरफ की औरतें एक साथ कुएं पर आईं। कोई बात नहीं हुई, बस रस्सी की आवाज और पानी की छलक। कुछ चेहरे सख्त थे, कुछ झुके हुए। रात को रघुवीर ने अपने दोस्तों से कहा, ये हार नहीं है। हरिनाथ बाहर आंगन में बैठे चुपचाप आसमान देख रहे थे। बाबूजी, रघुवीर ने कहा, आपने कुछ नहीं कहा? हरिनाथ ने धीमे से जवाब दिया, कभी कभी चुप रहना ही साथ देना होता है। रघुवीर समझ नहीं पाया। उधर गुड़िया नींद में मुस्कुरा रही थी। उसने सपना देखा, एक कुआं, कोई लाइन नहीं, सब हंस रहे हैं। पर भैरवपुर जानता था, आदेश आया है, पर लड़ाई अभी बाकी है। आदेश के बाद भैरवपुर शांत नहीं हुआ, वो सतर्क हो गया। दिन में कुएं पर लोग आते, रात में गलियों में फुसफुसाहट चलती। जो हार मान चुके थे वे चुप थे, जो नहीं माने थे वे इंतजार कर रहे थे। रघुवीर अब खुले में कुछ नहीं कहता था। वो मुस्कुराता, पर उसकी आंखें कुछ और सोचती थीं। एक रात वो भोला सिंह के घर गया। कमरे में दिया जल रहा था, दरवाजा बंद। सरकार ने लाइन मिटा दी, रघुवीर बोला, पर आदतें नहीं। भोला सिंह ने धीरे से कहा, तो क्या इरादा है? रघुवीर झुका, अगर कुआं ही बेकार हो जाए। भोला सिंह चौंक गया, तू कहना क्या चाहता है? अगर लोग कहें ये पानी खराब है, रघुवीर बोला, तो कोई यहां आएगा ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर रामवृक्ष मास्टर स्कूल में बच्चों के साथ बैठे थे। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, समानता। इसका मतलब क्या है? उन्होंने पूछा। एक बच्ची बोली, एक जैसा। मास्टर मुस्कुराए, और इसे निभाना? बच्चे चुप हो गए। गुड़िया ने हाथ उठाया, डर छोड़ना। मास्टर की आंखें भर आईं। रात को कुएं के पास कुछ परछाइयां हिलीं। अगली सुबह कुएं का पानी गंदला था। खबर आग की तरह फैली। देखा, किसी ने कहा, कुआं खराब हो गया। सरकार ने तो चेतावनी दी थी, कोई बोला। धौली पानी लेने आई तो लोगों ने उसे रोका, मत लो। एक औरत बोली, बदबू आ रही है। गुड़िया ने सूंघा, मुझे तो नहीं लग रही, पर डर तेज था। रघुवीर चुपचाप भीड़ के पीछे खड़ा था। मीडिया फिर आया। क्या कुआं प्रदूषित है? रिपोर्टर पूछ रहा था। तहसील से पानी का सैंपल लिया गया। गांव फिर बट गया, इस बार डर के नाम पर। रामवृक्ष मास्टर कुएं के पास आए। उन्होंने एक घूंट पानी पिया। सब सांस रोक कर देख रहे थे। पानी ठीक है, उन्होंने कहा, डर गंदा है। किसी ने पीछे से कहा, मास्टर मरना चाहते हैं क्या? मास्टर मुस्कुराए, अगर सच से डरते रहे
तो जिंदा भी क्या रहेंगे। रात को कुएं के पास धौली की झोंपड़ी के बाहर फिर पत्थर पड़े। गुड़िया डर गई। माँ, वो बोली, क्या मैंने गलती की? धौली ने उसे कसकर पकड़ा। गलती सवाल नहीं, खामोशी होती है। दूर रघुवीर अंधेरे में खड़ा सब देख रहा था। उसकी साजिश अब खुलने वाली थी। भैरवपुर में उस सुबह हवा में अजीब सी गंध थी, पानी की नहीं, भय की। कुएं के पास भीड़ जमा थी, हर कोई दूर खड़ा, जैसे कुआं नहीं कोई लाश हो। तहसील से आए कर्मचारी फिर से बाल्टियां उतार रहे थे, पानी की बोतलें भरी जा रही थीं। रघुवीर सबसे पीछे खड़ा था, चेहरे पर नकली चिंता, आंखों में अधीरता। राम वृक्ष मास्टर धीरे धीरे आगे आए। अगर पानी सच में खराब हुआ, उन्होंने कहा, तो सबसे पहले हम जिम्मेदार होंगे। भोला सिंह ने ताना मारा, और अगर नहीं हुआ तो? मास्टर ने उसकी आंखों में देखा, तो जो डर फैला रहा है वही जहर है। भीड़ सिहर गई। दोपहर तक रिपोर्ट आ गई। तहसीलदार ने पढ़कर सुनाया, पानी पूर्णतः सुरक्षित है। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर फुसफुसाहट। तो बदबू क्यों थी? तो गंदलापन कैसे? तभी एक सिपाही आगे बढ़ा। कुएं के पीछे एक टूटा हुआ ड्रम मिला है, उसने कहा। उसमें सड़ा हुआ कचरा डाला गया था। सबकी नजर एक साथ रघुवीर पर गई। वो चौंका। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तहसीलदार ने सख्त आवाज में कहा, क्योंकि ड्रम आपके खेत से लाया गया था। हरिनाथ जैसे पत्थर हो गए। रघु, उनकी आवाज कांपी। रघुवीर चिल्लाया, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन भोला सिंह की नजर झुक गई। मास्टर ने धीरे से कहा, डर हमेशा अपने ही लोगों से पैदा होता है। पुलिस ने रघुवीर को अलग ले लिया। गुड़िया धौली का हाथ पकड़कर सब देख रही थी। उसने धीमे से कहा, माँ, सच की भी बदबू होती है। धौली ने सिर हिलाया, जब छुपाया जाए तो होती है। हरिनाथ जमीन पर बैठ गए। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं रोका, उन्होंने फुसफुसाया, यही मेरी गलती है। शाम को गांव में घंटी बजी, मंदिर की नहीं, स्कूल की। राम वृक्ष मास्टर सबको बुला रहे थे। आज कुएं की नहीं, हमारी सोच की सफाई होगी। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। भैरवपुर पहली बार अपने ही सामने नंगा खड़ा था, और अब छुपने की जगह खत्म हो चुकी थी। भैरवपुर ने उस रात नींद नहीं ली। रघुवीर को थाने ले जाया गया था। जीप की आवाज अब भी गलियों में गूंज रही थी। हरिनाथ सरपंच की कुर्सी पर बैठे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सी उन पर बोझ बन गई हो। सुबह होते ही गांव फिर इकट्ठा हुआ। इस बार कोई पंचायत नहीं थी, ये आत्मा की अदालत थी। हरिनाथ खड़े हुए। मैं सरपंच हूं, उन्होंने कहा, और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि गांव को बचाऊं। उनकी आवाज टूट गई। मैं असफल रहा। भीड़ में सन्नाटा था। मेरा बेटा इस साजिश में शामिल था। कानून अपना काम करेगा, मैं बीच में नहीं आऊंगा। रघुवीर के दोस्तों ने नजरें झुका लीं, और इसलिए हरिनाथ ने कहा, मैं आज सरपंच पद से इस्तीफा देता हूं। गांव में हलचल मच गई। नहीं नहीं, किसी ने कहा। आप ही सही हैं, दूसरा बोला। हरिनाथ ने सिर हिलाया। सही होना काफी नहीं, जवाबदेह होना जरूरी है। उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। राम वृक्ष मास्टर आगे आए। ये गांव अब अपने बच्चों से सीखेगा, उन्होंने कहा। गुड़िया मास्टर के पास खड़ी थी। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? उसने पूछा। मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक होना एक दिन का काम नहीं, पर शुरुआत हो गई है। उधर थाने में रघुवीर अकेला बैठा था। उसे पहली बार डर लगा था, कुएं का नहीं, खुद का। शाम को हरिनाथ धौली की झोंपड़ी के पास आए। माफ कर देना, उन्होंने कहा। धौली ने शांत स्वर में जवाब दिया, माफी से ज्यादा बदलाव चाहिए। हरिनाथ ने सिर झुका लिया। रात को कुएं पर एक दिया जल रहा था। कोई नहीं जानता था किसने जलाया, पर उसकी रोशनी दोनों तरफ बराबर पड़ रही थी। हरिनाथ के इस्तीफे के बाद भैरवपुर में एक अजीब खालीपन आ गया। सरपंच की कुर्सी पीपल के नीचे सूनी पड़ी थी, जैसे कोई बूढ़ा पेड़ अपनी छाया खो बैठा हो। पहले जहां लोग फैसले सुनने आते थे, अब सवाल लेकर खड़े थे। अब कौन? अब कैसे? अब क्या बदलेगा? गांव पहली बार आदेश नहीं, दिशा खोज रहा था। दोपहर को तहसील से सूचना आई, नया सरपंच चुना जाएगा।
नाम आने लगे। किसी ने कहा भोला सिंह, किसी ने फुसफुसाया फिर वही होगा। एक और नाम उछला, रघुवीर के चाचा। धौली ये सब सुनकर चुप रही। उसके भीतर एक डर अब भी था कि कुर्सी बदल जाएगी, सोच नहीं। उसी शाम राम वृक्ष मास्टर स्कूल के आंगन में बच्चों के साथ बैठे थे। अगर तुम्हें चुनना हो, उन्होंने पूछा, तो किसे चुनोगे? एक लड़का बोला, जो ताकतवर हो। दूसरी बोली, जो डराता ना हो। गुड़िया ने हाथ उठाया, जो सुनता हो। मास्टर ठहर गए। किससे सुनता हो? उन्होंने पूछा। सबको, गुड़िया ने कहा, खासकर उन्हें जो डरते हैं। उस रात मास्टर ने धौली से बात की। नामांकन भर दो, उन्होंने कहा। धौली चौंक गई। मैं? हाँ, मास्टर बोले। क्यों नहीं? धौली हंस पड़ी, डर और अविश्वास की हंसी। मैं पढ़ी लिखी नहीं, औरत हूं, मेरी जाति। मास्टर ने बात काट दी। तुम सवाल से नहीं भागी, यही काबिलियत है। धौली सारी रात सो नहीं पाई। उसे कुएं की मुंडेर याद आई, गुड़िया की आंखें याद आईं और वो घड़ा जो टूटा था। सुबह उसने नामांकन भर दिया। जब खबर फैली, लोग चौंक गए। वो धौली, कुएं वाली। कुछ हंसे, कुछ डर गए। भोला सिंह ने ताना मारा, अब गांव औरत चलाएगी? कुसुम दादी ने जवाब दिया, औरत ही तो अब तक सब चला रही थी, चुपचाप। नामांकन वाले दिन गुड़िया धौली का हाथ पकड़कर पीपल के नीचे खड़ी थी। डर लग रहा है? उसने पूछा। धौली ने सच कहा। हाँ। तो ठीक है, गुड़िया बोली। डर वाले ही सबसे अच्छा सुनते हैं। राम वृक्ष मास्टर दूर से देख रहे थे। उन्हें लगा भैरवपुर ने सरपंच नहीं, आवाज चुन ली है। और ये आवाज धीमी थी पर सच्ची। चुनाव की तारीख तय होते ही भैरवपुर की हवा बदल गई। जहां पहले कुएं की बातें होती थीं, अब वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। पीपल के नीचे पोस्टर लगे, कुछ नए, कुछ पुराने नामों के। धौली का नाम सबसे सादा था, न फोटो न वादा, बस लिखा था धौली। लोग हंसते, इसे कौन वोट देगा? पर कुछ चुपचाप देख रहे थे। रात को धौली की झोपड़ी के बाहर फिर आवाजें आईं। नाम वापस ले लो, किसी ने कहा, अच्छा रहेगा। धौली बाहर आई, अंधेरा था। नहीं लूंगी, उसने कहा। सोच लो, आवाज बोली, बच्ची है तुम्हारी। धौली की सांस रुकी। मेरी बच्ची डर में नहीं पलेगी, उसने कहा। मैं भी नहीं। दरवाजा बंद हुआ। गुड़िया अंदर से बोली, माँ, अगर तुम हार गई तो? धौली ने उसे गोद में लिया। तो भी जीत होगी। अगले दिन राम वृक्ष मास्टर गली गली गए। उन्होंने भाषण नहीं दिए, बस पूछा, कुआं याद है? लोग चुप रहे। भोला सिंह खुलेआम बोला, औरत गांव नहीं चला सकती। कुसुम दादी ने अपनी लाठी टिकाई, औरत ने ही तो गांव बचाया। मतदान का दिन आया। लोग कतार में खड़े थे, पहली बार एक ही लाइन में। गुड़िया ये देखकर मुस्कुराई। शाम को गिनती शुरू हुई। हर वोट धौली के दिल की धड़कन था। आखिरी वोट पड़ा। तहसीलदार ने घोषणा की, धौली सरपंच चुनी जाती है। एक पल कोई आवाज नहीं आई। फिर कुसुम दादी रो पड़ी। राम वृक्ष मास्टर आंखें पोंछ रहे थे। धौली जैसे जमीन में गड़ गई। गुड़िया ने उसका हाथ खींचा। माँ, अब तुम सुनोगी ना? धौली हंसी और रोई, पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रात को भोला सिंह अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। भैरवपुर ने नई सरपंच चुनी थी, पर पुराने जहर अब भी जिंदा थे। भैरवपुर ने पहली बार किसी औरत को सरपंच की कुर्सी पर बैठते देखा। कुर्सी वही थी, लकड़ी की, पुरानी, पीठ पर दरारें, लेकिन बैठने का ढंग नया था। धौली ने उस कुर्सी को छुआ नहीं, पहले प्रणाम किया। पीपल के नीचे लोग जमा थे। कुछ की आंखों में उम्मीद, कुछ की आंखों में शक और कुछ की आंखों में खुली नफरत। धौली ने गला साफ किया। मैं वादा नहीं करूंगी, उसने कहा। मैं सिर्फ ये कहूंगी, जो सुना नहीं गया अब सुना जाएगा। भीड़ में हलचल हुई। पहला मुद्दा वो खुद लाई। कुएं पर अब कोई निगरानी नहीं होगी, धौली बोली, क्योंकि जरूरत नहीं है। भोला सिंह हंस पड़ा। इतनी जल्दी भरोसा? धौली ने उसकी ओर देखा। भरोसा नहीं, इंसानियत। फिर उसने दूसरा फैसला सुनाया। गांव में हर घर से एक बच्चा स्कूल जाएगा, न जाति न डर। कुछ लोग बड़बड़ाए। पैसा कहां से आएगा? किसी ने पूछा। धौली ने राम वृक्ष मास्टर की ओर देखा। जहां सवाल गया वहां जवाब भी जाएगा। उसी दिन धौली ने भोला सिंह के खेतों का हिसाब मांगा, सरकारी जमीन का। भोला सिंह का चेहरा सख्त हो गया। सरपंची चढ़ गई है, वो बुदबुदाया।
शाम को गुड़िया कुएं पर बैठी थी। अब कोई लाइन नहीं थी, कोई डर नहीं। उसने मां से पूछा, अब सब ठीक हो गया? धौली ने सच कहा, अब शुरुआत हुई है। रात को धौली के घर के पास आग जलाई गई। धमकी थी। धौली बाहर आई, पानी डाला, आग बुझा दी और बोली, डर से नहीं, कानून से बात होगी। अगले दिन उसने थाने में लिखित शिकायत दी। ये किसी सरपंच ने पहली बार किया था। राम वृक्ष मास्टर दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। कुर्सी बदली नहीं, उन्होंने सोचा, रीढ़ बदली है। भैरवपुर समझ चुका था, ये औरत सिर्फ सवाल नहीं पूछेगी, जवाब भी मांगेगी। और यही सबसे खतरनाक। धूप उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज थी। पीपल की छाया में बैठे लोग पसीना नहीं, तनाव पहुंच रहे थे। धौली ने ग्राम सभा बुलाई थी। मुद्दा साफ था, सरकारी जमीन। राम वृक्ष मास्टर कागज लेकर बैठे थे। ये जमीन, धौली बोली, स्कूल और तालाब के लिए थी। भोला सिंह आगे आया। मेरे बाप दादा खेती करते थे यहां, उसने कहा। धौली ने आंखें उठाईं। कागज दिखाओ। भीड़ चुप हो गई। भोला सिंह कागज नहीं दिखा सका। तुम हमें बेइज्जत कर रही हो, उसने गुर्रा कर कहा। मैं जमीन लौटा रही हूं, धौली ने जवाब दिया। तभी कुछ आदमी लाठियां लिए पीछे से आए। डर भीड़ में दौड़ गया। गुड़िया धौली के पास खड़ी थी। धौली ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर लाठी उठेगी, उसने कहा, तो पहला वार मेरे ऊपर होगा। किसी ने लाठी नहीं उठाई। भोला सिंह दांत पीसता रहा। शाम तक खबर फैल गई। तहसील से नोटिस आ गया। भोला सिंह की जमीन की जांच। उसी रात धौली के घर पत्थर फेंका गया। गुड़िया चिल्लाई। धौली ने पत्थर उठाया और बाहर रख दिया। सबूत, उसने कहा। अगले दिन पुलिस आई। पहली बार भैरवपुर में ताकतवर से सवाल पूछे गए। भोला सिंह थाने में बैठा पसीना बहा रहा था। धौली बाहर पीपल के नीचे खड़ी थी। लोग उसके पास आने लगे, धीरे धीरे। अगर वो नहीं झुके, किसी ने पूछा। धौली बोली, तो मैं नहीं झुकूंगी। उस रात राम वृक्ष मास्टर ने कहा, अब ये लड़ाई गांव की है। भैरवपुर समझ गया, ये सिर्फ सरपंच और एक आदमी की लड़ाई नहीं, ये डर और हिम्मत की लड़ाई है। तहसील से आए अफसर धौली से मिलने आए। कागज, फाइलें, सीधे सवाल। तुम्हें इतना हौसला किसने दिया? एक अफसर ने पूछा। धौली ने जवाब दिया, डर ने। अफसर मुस्कुराया नहीं। जांच शुरू हुई। भोला सिंह अब चुप था, लेकिन उसकी चालें और तेज हो गईं। एक दिन राम वृक्ष मास्टर पुरानी अलमारी खोल रहे थे। एक फाइल नीचे गिरी, पीली, धूल भरी। उस पर लिखा था, भैरवपुर कुआं परियोजना, 22 साल पहले। मास्टर के हाथ कांप गए। फाइल में एक नाम बार बार था, हरिनाथ, वही पुराना सरपंच। फाइल बताती थी, कुएं की मरम्मत का पैसा कभी लगा ही नहीं। वो पैसा जमीन में नहीं, घरों में गया। और उस पर गवाही देने वाला एक मजदूर था, धौली का पति। मास्टर की सांस अटक गई। उसी शाम उन्होंने धौली को बुलाया। धौली ने फाइल देखी, आंखें बंद कर लीं। इसलिए मरा, वो फुसफुसाई। दुर्घटना नहीं थी। राम वृक्ष मास्टर बोले, ये राज बाहर आया तो तूफान आएगा। धौली ने गुड़िया की ओर देखा। तूफान से डर नहीं लगता, उसने कहा, खामोशी से लगता है। अगले दिन धौली ने जांच की मांग की, पुराने सरपंच पर। पूरा गांव हिल गया। हरिनाथ शहर में बैठा खबर सुन रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भोला सिंह समझ गया, अब आग उस तक भी आएगी। रात को धौली ने अपने घर के बाहर दिया जलाया। आज डर की आखिरी रात है, उसने कहा। भैरवपुर में उस सुबह किसी ने सूरज से पहले उठने की जरूरत महसूस की। हरिनाथ शहर से सीधे आए। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में कुछ नया सख्त इरादा था। पीपल के नीचे लोग जमा थे। कुएं की ओर नजरें टिकी थीं, जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो। धौली ने गहरी सांस ली। सरपंच साहब, उसने कहा, आपको सबक लेना चाहिए, वरना भैरवपुर नहीं बचेगा। हरिनाथ ने धीरे से कहा, मैं सच दिखाने आया हूं। भीड़ चुप रही। उन्होंने फाइल खोली और हर कागज सबके सामने रख दिया। भैरवपुर ने पहली बार अपने ही सरपंच को सामने देखा।
पुराने कुएं का सच और पैसे की चोरी। भोला सिंह हिल गया। कागज देखकर उसकी चालें धीमी पड़ गईं। धौरी ने पूछा, तो अब जिम्मेदारी? हरिनाथ ने सिर झुकाया, मेरी। भीड़ में हलचल हुई। क्या वो अब अदालत में जाएगा? किसी ने पूछा। पहले गांव में हिसाब होगा, हरिनाथ ने कहा, और मैं इसका हिस्सा निभाऊंगा। रामवृक्ष मास्टर धीरे से आगे आए। सच सामने है, उन्होंने कहा। अब डर नहीं, फैसला समय का है। गुड़िया मां के हाथ में हाथ डालकर बोली, अब सब साफ होगा ना मां? धौली ने मुस्कुराया, हां बेटा, अब डर की रात खत्म हो गई है, सत्य की सुबह है। कुएं की मुंडेर पर पहली बार सबने साथ बैठकर पानी भरा। भैरवपुर जान गया, अब सवाल नहीं, साफ सफाई हुई और डर की कोई जगह नहीं बची। भैरवपुर अब बदल चुका था। कुएं पर लाइन नहीं और डर नहीं, सिर्फ लोग थे, एक दूसरे की आंखों में इकबाल और भरोसा। धौली अब सिर्फ सरपंच नहीं थी, वो गांव की आवाज थी। सुबह होती तो वो बच्चों के स्कूल जाती, गुड़िया हमेशा साथ रहती। कई घरों में अब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। भोला सिंह धीरे धीरे पीछे हटता गया, उसकी पुरानी ताकत अब कमजोर पड़ रही थी। एक दिन तहसील से अफसर आए। सरपंच जी, अब योजना है गांव में सड़क, स्वच्छ पानी और स्कूल का विस्तार। धौली ने सिर हिलाया। शुरुआत तभी होगी जब गांव का भरोसा होगा। अफसर हैरान रह गए। तो योजना? उन्होंने पूछा। हम पहले लोगों की सोच बदलेंगे, धौली ने जवाब दिया, फिर सरकार का पैसा सही जगह जाएगा। भीड़ में हलचल हुई। लोग समझ गए, सरकार और गांव साथ साथ चलेंगे। रात को गुड़िया और धौली कुएं के पास बैठीं। गुड़िया ने पूछा, माँ, डर अब नहीं आएगा? धौली ने पानी में हाथ डालकर कहा, डर हमेशा रहेगा, पर अब हम उसे पहचानेंगे। रामवृक्ष मास्टर पीछे खड़े थे, उनकी आंखों में गर्व था। शिक्षा, साहस और सवाल। उन्होंने सोचा, यही भैरवपुर की ताकत है। और उस रात पीपल की छाया में कुएं की गूंज पहली बार मुस्कान की तरह थी। भैरवपुर अब सिर्फ गांव नहीं रहा, ये कहानी बन चुका था, साहस, सवाल और बदलाव की। सुबह सुबह कुएं के पास बच्चे पानी भरते और हंसते। कोई लाइन नहीं थी, कोई डर नहीं। धौली स्कूल के काम में व्यस्त थी। नई किताबें, नए शिक्षक और एक कंप्यूटर रूम, सब गांव के बच्चों के लिए। भोला सिंह अब खुद को गांव के पुराने नियमों में नहीं पाता था। वो धीरे धीरे लोगों से मदद लेने लगा। अब ताकत का मतलब डर से नहीं, सहयोग से था। एक दिन रामवृक्ष मास्टर ने धौली को बुलाया। सरकार और मीडिया अब तुम्हारे गांव को नमूना बना रहे हैं, उन्होंने कहा। धौली ने सिर हिलाया, लेकिन सब कुछ गांव वालों की समझ से होगा, हम कोई नकल नहीं करेंगे। शाम को गांव के बाहर एक सड़क का उद्घाटन हुआ। लोग खुशी में झूम रहे थे। गुड़िया अपने दोस्तों के साथ दौड़ रही थी। कुएं पर बैठकर वो पानी पी रही थी। मास्टर ने देखा कि भैरवपुर के लोग अब खुद निर्णय लेने लगे हैं। डर नहीं, आशा थी। रात को धौली ने गुड़िया को गोद में लिया। देखो बेटा, हमारा गांव अब बदल गया है, पर बदलाव कभी खत्म नहीं होता। गुड़िया मुस्कुराई। तो हम हमेशा सवाल पूछेंगे? धौली ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, सवाल ही हमें आगे ले जाता है। पीपल की छाया में कुएं की गूंज अब डर की नहीं, सफलता और हिम्मत की थी। साल बीत गए। भैरवपुर अब वही गांव था, पर बिल्कुल नया। कुएं पर अब सिर्फ बच्चों की हंसी गूंजती थी। न किसी ने लाइन खींची, न किसी ने डर दिखाया। धौली अब वृद्ध हो चुकी थी, पर गांव की हर योजना में उसकी सोच और साहस मौजूद था। स्कूल बड़ा हुआ, सड़कें बनी, साफ पानी हर घर में पहुंचा। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। वो अपने दोस्तों को सवाल पूछना सिखाती। सवाल करने से डरना मत, ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, वो कहती। भोला सिंह अंततः समझ गया, सच्ची ताकत डर में नहीं, सहयोग और ईमानदारी में है। वो अब गांव का सम्मानित सदस्य था। रामवृक्ष मास्टर कुएं के पास बैठे नए बच्चों को पढ़ा रहे थे। भैरवपुर में सबका पानी, सबका हक और सबकी आवाज बराबर है, उन्होंने कहा। गांव की नई पीढ़ी पहली बार अपने पुराने डर से मुक्त थी। वे पूछते, सीखते और समझते।
और गांव के बड़े सिर्फ मार्गदर्शन करते। धौली ने कुएं की मुंडेर पर एक छोटा दीपक रखा। ये दीपक, उसने कहा, हमारे सवालों और हिम्मत की रोशनी है। ये कभी बुझने नहीं पाएगा। गुड़िया ने दीपक के पास हाथ रखा। मां, अब हम हमेशा सवाल पूछेंगे? धौली ने मुस्कुराया। हाँ बेटा, और यही हमारी विरासत है, सवाल, हिम्मत और सच्चाई। भैरवपुर अब केवल एक गांव नहीं था। ये एक मिसाल, एक कहानी, एक प्रेरणा बन चुका था। कुएं की पानी की हल्की ध्वनि रात में भी सुनाई देती थी। सिर्फ पानी की नहीं, साहस, न्याय और बदलाव की। और इस तरह भैरवपुर की कहानी समाप्त हुई, पर उसकी विरासत हर आने वाली पीढ़ी में जारी रही। सवाल पूछने की ताकत, डर का सामना करना और सच्चाई को सामने लाना, यही भैरवपुर की सीख है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।